हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंपलीफाइड। और आज है हमारा 4 मार्च उसकी शेड्यूल। और ये जो शेड्यूल चल रही है कॉमन पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस से आप अगर इन्वॉल्व हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इवन दो अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हो, बिगिनर्स हो या फिर अभी भी आप इसको वो करने वाले हो, अटेंड करने वाले हो, तो आप इसको फोकस कर सकते हो। इससे आपका बेहतरीन रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में आपके जो कंसेप्ट बिल्डअप होंगे वो भी होगा। ठीक है ना। तो आज हमारा 4 मार्च है और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि किस तरीके से हम लोग फेल करते हैं। इवन दो आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स, तो मुझे ये पता चला है कहाँ पे कौन सी कमी मैंने की जो मेरे रिजल्ट नहीं बनी। ठीक है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक एग्जाम होता है ना, उसकी मैंने यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसकी मैं मेंस लिखा था। ठीक है। लगभग 2 से ढाई महीना मिला था बीच में मेंस के लिए, और मेरे पास लगभग 14 सब्जेक्ट थे जिनको करना था। ठीक है, 14-15 सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स नहीं होते इंजीनियरिंग में बुक्स होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कमी रह गया जिससे मेरा लगभग 10 से 12 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। तो आप समझ सकते हो कितना। एक तो सबसे पहली बात, इवन दो आई हैव क्वालिफाइड गेट, बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से गेट क्वालिफाइड है, तो मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हो ना, आपको कंसिस्टेंट के साथ साथ मैनेजमेंट प्लानिंग होना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा आपके कंक्रीट डिसीजंस होने चाहिए कि कैसे करना है किसी चीज़ को। ठीक है ना। तो आज हमारा देखिए, इनिशियल में बहुत लोग जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इनिशिएट बहुत लोग करते हैं। ठीक है ना। अगर इनिशिएट करके आधे पे छोड़ दिया था ना तो रोम नहीं बनता। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप कि इनिशिएट करना इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको फिनिश करना आना चाहिए। आपको डेली कंसिस्टेंट रहना, इरेस्पेक्टिव आपका मूड कैसा है, इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरीके से फेज से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई किसी चीज़ को कोई भी मैटर नहीं करता उस कंपटीशन में। ठीक है ना। आपको लगना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हमारा डे 4 है। डेली टारगेट हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम का मैंने रखा है आज भी 90। अभी का जो फेज है ना, अभी आपको समझना है, पीछे वाला सारा भूल जाओ। अभी से 1939 से लेकर 1947 तक पूरी कंक्रीट फोकस देना है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है हर एक एग्जाम में, तो आपको फुल्ली फोकस्ड होना है इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1939 से लेकर 1947 चैप्टर नंबर 22 है यहाँ पे। ठीक है ना। याद रखिएगा, चैप्टर 22 है स्पेक्ट्रम के केस में। ठीक है ना। तो टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन चैप्टर का नाम है। इसमें 2 सेशन होगा, हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। साथ में गांधी एंड बोस की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, याद रखिएगा, गांधी एंड बोस की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको करना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगस्त ऑफर वो हम लोग देख लेंगे। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह वो देख लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछता है, पहले सत्याग्रही कौन थे, इनिशिएट कौन किए, सेकंड कौन थे, तीसरे कौन थे। ठीक है ना। अगर आपको याद है दूसरे सत्याग्रही कौन थे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपको याद है तीसरे सत्याग्रही कौन थे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना है बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है ना। चलिए, फिर उसके बाद किस मिशन को देखेंगे, जिसको क्रम्बलिंग चेक कहा गया था, क्रम्बल्ड चेक कहा गया था, वेस्ट चेक कहा गया था, किनके द्वारा कहा गया था, ये भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। चलिए आज और फिर हम लोग अब मूव करते हैं डेली करंट अफेयर वाले सेगमेंट पे। तो आज हमारा 4 मार्च है। 4 मार्च करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ उतनी फैक्ट्स बताया जाए जितने किसी भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो ना बनाऊं, आधे घंटे की वीडियो बनाता हूं, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं डाल देता हूं, बेसिक बैकग्राउंड्स भी डालने की कोशिश करता हूं। अगर कोई आपको इशूज लगते हैं या आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा दो मेरे को। ठीक है ना। लेकिन एक बार देख लेना, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको भी। ठीक है ना। फिर डेली एडिटोरियल्स की बात करेंगे, द हिंदू यूज करेंगे या इंडियन एक्सप्रेस यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद सीसेट वाले पोर्शन पे मैंने एवरेज एंड एलसीएम एचसीएफ को डाला है। आपको लग रहा होगा अरे ये क्या करवा रहा है, ये क्या नहीं करवा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। इवन दो यूपीएससी की सीसेट में भी आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर सीसेट उसका पार्ट है तो आपको देखने को मिलेगा। आप उसको कर लेना। ठीक है, फटाक से। सीसेट अगर आपका वीक है तो ये कोई बहाना नहीं है, आपको डेली करना पड़ेगा। सीसेट में आप स्ट्रांग हो फिर भी अपने मोनोटोनस लाइफ को, मोनोटोनस शेड्यूल को खत्म करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट पे। तो आज मैंने रखा है रोबोटिक्स का पार्ट। देखिए, बेसिकली साइंस एंड टेक्स में ना आपको एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी को पढ़ना है। एप्लीकेशन बेस्ड कहने का क्या मतलब है सुनिए। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा रोबोट है, एक कैप्सूल रोबोट है, मान लीजिए उसकी साइज जो है ना वो नैनो पार्टिकल के साइज की है। ठीक है। वो मूवेबल है एंड ऑटोमेटेड है, मतलब किसी भी चीज़ से हम उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो अगर बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी है, ये एक कॉर्नर है मान लीजिए किडनी के पास, जहाँ पे मेडिसिन पहुँच नहीं पा रही है, जहाँ पे एक ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट आ गई है, उस ऑर्गन को मॉडिफाई करना है, या फिर उस ऑर्गन में कुछ हमें चेंजेस करना है, या फिर कुछ बिल्डअप करना है। तो वहाँ पे अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पा रही है, या फिर अगर ह्यूमन वहाँ कोशिश करेगा पहुँचने का बाय सर्जिकल वेज, तो हो सकता है वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोबोटिक्स का यूज़ करेंगे, उस कैप्सूल को बॉडी में सेंड करेंगे, उसको धीरे धीरे मूव करके उस पोजीशन पे ले जाएंगे और जो काम करना होगा करेगा। तो आप समझिए, मेरा कहने का मतलब साइंस एंड टेक में आपको बेसिक चीज़ें तो जाननी ही जाननी है, रोबोटिक्स को जानना ही जानना है, लेकिन हाँ
एप्लीकेशन बेस्ड, कैसे हम लोग रोबोटिक्स को एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग रोबोटिक्स को मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, कैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको ना अपने एस्पेक्ट्स को ब्रॉडर करना है, चीज़ों को जान लेना नहीं, उसको ब्रॉडर करना है, ताकि आप जब लिखने बैठो ना, जब एग्जाम में रोबोटिक्स आए ना, तो आपका पूरा का पूरा दिमाग चले, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या लाया है रोबोटिक्स के लिए, क्या क्या इशूज़ को लाया है, क्या क्या एप्लीकेशंस को लाया है, साथ में एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करेंगे, फ्लड में कैसे यूज़ करेंगे, मेडिकल मेडिसिन फील्ड में कैसे यूज़ करेंगे। तो आपका दिमाग मल्टी डायरेक्शनल चलना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल चलना चाहिए, एक तरीके से नहीं कि हाँ रोबोटिक्स पढ़ लिए हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट पे जो हमारा है। आज हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यूनिवर्स एंड लाइफ। याद रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी यूज नहीं करना चाहते हो तो आप आज के लिए ल्यूसेंट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार ल्यूसेंट से इस पोर्शन को देख लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें कोर फैक्ट्स बहुत ही अच्छा दे रखा है, जो कहीं पे एक जगह कलेक्टिवली नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं मैपिंग वाले सेगमेंट पे। आज हम लोग साउथ अमेरिका को मैप करेंगे। साउथ अमेरिका में आपको आज बताना है कि लिथियम ट्रायंगल किसको कहते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज को मिला के कहते हैं। और अगर हो पाए तो आप मेरे को बताइएगा कि साउथ अमेरिका में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। साउथ अमेरिका में ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इससे क्या है ना कि मुझे याद आती हैं चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने 3-4 बार पढ़ रखा है, वो मुझे रिकॉल होता है। और एक्टिव रिकॉल इसी को कहते हैं कि आप उस पर टाइम स्पेंड करो, उसको रिकॉल करो, ठीक है। तो आप आज के मैपिंग में साउथ अमेरिका में 2 क्वेश्चन को बताना है, लिथियम ट्रायंगल कौन सा है, फिर ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन है, और कॉफ़ी सबसे वर्ल्ड में बेस्ट कॉफ़ी कहाँ मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है साउथ अमेरिका में। ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़ने के आने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ना, आपकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे ये बताएगी ना। हालांकि लोग एक्टिव हैं मेरे शेड्यूल पे, मैं देख रहा हूँ कम लगभग 10 लोग 5-7 लोगों ने कमेंट भी किया था यूट्यूब पे, और कुछ मेल भी आई हैं 4-5। तो मुझे लगता है कि 10 लोग हैं, और उतने सारे लोग मोर देन सफिशिएंट हैं। आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, किसी भी एग्जाम की, मेंस की कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको दूंगा A to Z। इवन अगर आप बोलोगे कि मेरे डेली शेड्यूल मुझे पर्सनली बता दो, मैं पर्सनली बता दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन मत लो, एक्सपीरियंस है मेरे पास, आई कैन डिलीवर दीज थिंग्स। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस तरह कंटिन्यूटी मेंटेन रखे हो, कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और देखिएगा आप कभी ना कभी अचीव कीजिएगा, और फिर आपको लगेगा हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इवन दो आपका रिजल्ट कुछ भी हो रहा है, आप फेल कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, इवन आपके कट ऑफ से 50% मार्क्स कम है, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है। ये चीज़ें ना ग्रेजुअली बिल्डअप होती है, और ग्रेजुअल बिल्डअप होने के साथ साथ ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमारा हो गया। तो ये था हमारा आज का शेड्यूल, आपको करना है, और करके मुझे जैसे आपका शेड्यूल फिनिश होना, आप मेरे को अगर पिंग कर दिया करो यार, मतलब यूट्यूब पे आके लिख दिया करो, हाँ ठीक है सर ये मेरा पोर्शन हो गया, या फिर कंप्लीट मैंने कर लिया, इतने बजे किया, ऐसा किया, यहाँ इस पोर्शन को कुछ लेफ्ट ओवर्स का भी ध्यान रखिएगा, कुछ लेफ्ट ओवर्स होगा वो भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शेड्यूल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।